हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन क्लास रख रहे हैं, जिसमें आपके चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ साझा करी थी। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप सभी के साथ में आप सभी ने हमारा अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है, अगर सीक्वेंसली आपने चीज़ों को फॉलो नहीं करा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। सोशल साइंस बाय विष्णु सर क्लास 10 है ना बच्चों। तो मेरा नाम है विष्णु कुमार और मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बच्चों आज का क्लास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन क्लास बच्चों, जिसमें हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 10 कवर करने वाले हैं। सॉरी, चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को याद होगा बच्चों कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन आंसर हमने देखे थे बच्चों। क्वेश्चन आंसर में क्या था आप सभी को आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपके साथ साझा करी थी बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग प्रैक्टिस करके घर से लेके आओगे, है ना। तो यही है आपका सवाल। इसमें आप लोग देख रहे हो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और एक जगह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग चीज़ों को देखोगे। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आप लोगों ने देखा है होल जर्नी में। इस जर्नी में हमारे साथ में हमने कैसे कैसे चीज़ें एकदम बारीकी से पैरेलल प्लस वर्टिकल लर्निंग में चीज़ों को कवर करी है हमने बच्चों। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का बैकग्राउंड क्या था, कैसे कैसे नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैला, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे आगे बढ़ा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि जैकोबियन जो है उसका क्लब में रॉबिस्पियर का क्या महत्वपूर्ण रोल था। फिर नेपोलियन के बारे में हमने देखा, फिर यूनिफिकेशन देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी बच्चों। मेन मेन जो आपके कंसेप्चुअल थाउट हैं उन सभी चीज़ों को देखा, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे बात करी हमने बारी बारी से। आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप चैप्टर 1 से चीज़ों को क्लास को कवर करते हो तो मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि आप लोग जो है पूरे तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग को एक बेटर वे में आप लोग समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हो, अगर आप लोग चैप्टर 1 से प्योरली जो है चीज़ों को फॉलो कर रहे हो बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग आंसर राइटिंग का क्लास रख रहे हैं। इसमें क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर हमने पढ़ी और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मतलब हमने चीज़ों को पढ़ने के बाद चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को सीखा, देखा, जाना, समझा, और उसके बाद अगर आप उस चीज़ के बारे में लिख ना पाओ तो ये अपने आप में एक निगेटिव इफेक्ट को दर्शाता है बच्चों, है ना। जैसे मान लो कि आपने कोई खाना खाया और उसका जो है आपके बॉडी पे असर हुआ नहीं, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने थे उसका असर हुआ नहीं, वो खाना आपके बॉडी में लगा नहीं, तो फिर उस खाने का फायदा कुछ नहीं है बच्चों। उसी तरीके से हमने जो भी पढ़ी है, हमने जो भी चीज़ें देखी है, समझी है, अगर आप उस चीज़ को समझने के बाद किसी सवाल का जवाब देने के लायक आप नहीं बन पा रहे हो तो फिर उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बच्चों, है ना। अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों। तो आज आप लोग खुद से भी, मैंने हालांकि दिया था कि भाई साहब आप लोग करके आओगे, घर से प्रैक्टिस करोगे, उम्मीद है आप लोग किए भी होगे। तो आज मैं कुछ आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, है ना। तो मैं आपके लिए कुछ सपोर्ट करूंगा जिससे आप लोग बेटर परफॉर्म कर पाओ एक आंसर राइटिंग लिखने में। क्योंकि एग्जाम हो, टेस्ट हो, आप जब तक किसी थाउट को, किसी नॉलेज को, किसी इंफॉर्मेशन को आप लोग प्रेजेंट करने का स्किल आप लोग नहीं खुद में डेवलप कर पाओगे तो बच्चों फिर कोई फायदा नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस स्किल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ते तो 1000 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन
उनको अपने थॉट को, अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना नहीं आता, है ना। तो आज के क्लास को हम लोग इसी बेस पे रखेंगे बच्चों। तो देखिए चलते हैं आज की क्लास पे। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों आज के क्लास में, सबसे पहला सवाल क्या होने वाला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेशनलिज्म, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेशनलिज्म, पहला सवाल है इसमें, है ना। तो नेशनलिज्म से आप क्या समझते हो, और हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहला सवाल कि आप लोग नेशनलिज्म से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, है ना। और दूसरा सवाल बोल रहा है बच्चों कि, एक सेकंड, हेलो। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है नेशनलिज्म क्या है, आप उससे क्या समझते हो, पहला सवाल। और इसी के अंदर दूसरा सवाल है कि हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने अपना योगदान दिया नेशनलिज्म इन यूरोप में उसके ग्रोथ होने का। जो यूरोप में नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या कैसे कंट्रीब्यूट किया उस चीज को बढ़ाने में। नेशनलिज्म की भावना जो है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, वो लोगों में डेवलप की। तो इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन था इस खास क्षेत्र में, यही सवाल बच्चों पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला सवाल नेशनलिज्म क्या है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। और दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन the growth of nationalism in यूरोप। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पहला सवाल और ये है आपका दूसरा सवाल इसी क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हम लोग कैसे डील करते हैं। सबसे पहले नेशनलिज्म है क्या। तो बच्चों आप लोग सोचिए कि नेशनलिज्म मैंने क्या बताया था। नेशनलिज्म बच्चों एक डीप फीलिंग है ना, एक डीप फीलिंग है, एक इमोशन है कि भाई साहब हम लोग किसी कंट्री के अंदर अगर रह रहे हैं तो वो कंट्री जो है, उस कंट्री के माध्यम से हम सभी लोग एक होंगे, यूनाइट होंगे, और उस नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, हमारे बाउंड्री, लैंग्वेज, ये सभी क्या है, नेशनलिज्म के एलिमेंट है जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसकी भावनाओं को सपोर्ट करते हैं, उसके इमोशन को सपोर्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। नेशनलिज्म आप लोग लिखिए, अगर कॉपी पेन आप लोग लेकर बैठोगे बच्चों तो बहुत ही बेटर होगा। आप लोग साथ साथ में जो है राइट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये क्लास मैंने स्टार्टिंग से बताया है, ये क्लास जो है ये आपका पूरा जो हम लोग जर्नी लेकर के चल रहे हैं बच्चों, ये प्रॉपर आपको ऐसा फील कहीं भी नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में चीज़ें बहुत जो है प्रॉब्लमैटिक होती है चीज़ें। वो क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं टीचर पढ़ाते हैं और आपको नोट्स वगैरह देते हैं और आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हो। आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है, वो मैं नहीं चाहता बच्चे बाद में आप लोग नहीं पढ़ पाते हो। जो होता है पढ़ पाते हो तो एक ही क्लास में आप लोग पढ़ पाते हो साथ में, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग देखते होंगे कि आप जब बैठ करके बेंच पे, डेस्क पे बैठ करके आप अपने टीचर के साथ में कोऑपरेट करके चीज़ों को जब आप खुद से कोऑपरेट करके जो चीज़ों को खुद से आप डिज़ाइन करते हो, लिखते हो, समझते हो, जानते हो, है ना, आप आंसर लिख करके दिखाते हो, तो वो एक बेटर तरीका कहलाता है। तो मैं भी इस क्लास को उसी तरीके से रखना चाहता हूँ बच्चों। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, nationalism is a feeling of deep
पॉलिटिकल लॉयल्टी and love for one's own country based on a shared culture, history and आइडेंटिटी। है ना बच्चों? तो देखिए क्या कह रहा है, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक डीप फीलिंग है जो पॉलिटिकल लॉयल्टी को दिखाता है। और क्या दिखाता है? लव फॉर वंस ओन कंट्री बेस्ड ऑन ए शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी। मतलब हम लोग कल्चरली जो है अपने खान पान, पहनावा और आवा हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। हिस्ट्री हमारा सेम है, हम लोग, हमारे पूर्वज यहाँ से आते थे, हमारे पूर्वज यहीं के रहते थे। हम लोग एक खास बाउंड्री में बहुत सालों से, बहुत हजारों साल से रहते आ रहे हैं। और आइडेंटिटी में आप लोग देखते ही हो कि हमारा रहने का तरीका, बोलने का तरीका, लैंग्वेज है हो गया, तो ये सभी क्या है? ये सभी एक है। इसी फीलिंग, सेंस ऑफ फीलिंग को, डीप सेंस ऑफ फीलिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? नेशनलिज्म कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग 2-3 लाइन में इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या था, है ना? कंट्रीब्यूशन क्या था नेशनलिज्म के फीलिंग को यूरोप में ग्रो करने का, है ना? तो देखिए हम लोग कैसे देखेंगे। पहला अगर हम लोग बोलेंगे, हम लोग पॉइंट में बात करते हैं, तो पहला हो गया ट्रांसपोर्ट पावर। ट्रांसफर्ड पावर, देखो ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द एब्सोल्यूट किंग टू द सिटीजन्स। तो पहला आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ। तो पहला है ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द एब्सोल्यूट किंग टू द सिटीजन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि किंग को हटा दिया गया, बैस्टाइल किले पे हमला करके किंग को जो है हटा दिया गया, नेशनल असेंबली बनाया गया और अब सत्ता जो है लोगों के हाथ में आ गई। तो वही बोल रहा है कि ट्रांसफर्ड पावर टू एब्सोल्यूट किंग टू द फ्रॉम एब्सोल्यूट किंग टू द सिटीजन। मतलब किंग से अब जो है सत्ता आम लोगों के पास चली गई है बच्चों। पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखिए आप लोग, इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया ऑफ अ शेयर्ड फादरलैंड। तो देखो, एक फादरलैंड, ला पैट्री मैंने बताया था बच्चों, ला पैट्री ये आपका फ्रेंच वर्ड है, ला पैट्री। तो एक न्यू शेयर्ड जो है फादरलैंड का कॉन्सेप्ट, ला पैट्री का कॉन्सेप्ट शेयर किया गया इसके बाद। और इसके बाद एक आप लोग देखोगे कि सिटीजन के लिए भी मैंने बताया था बच्चों कि ले सिटियन जो है, ले सिटियन ये फ्रेंच वर्ड है बच्चों, जिसमें सिटीजन को दर्शाया गया कि इसका मतलब होता है सिटीजन, इसका मतलब, इसका सेंस है सिटीजन से मतलब है। तो एक सिटीजन के लिए भी जो है इजाद किया गया वर्ड, क्रिएट इक्वल राइट अंडर अ यूनिफाइड कम्युनिटी कॉन्सेप्ट।
इसका क्या था, क्रिएट इक्वल राइट अंडर ए यूनिफाइड कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बोला गया, ले सिट्योन, ले सिट्योन या फिर ले सिट्योन, जो भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। इस चौथा, adopted a new flag, adopted new flag replacing the former royal standard, the former royal standard with the tricolor, एक ट्राई कलर की जो झंडा है उसको इजाद किया गया बच्चों, जिसमें आप लोग देखोगे कि रॉयल जो आपका फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड जो आपका फ्लैग था उसको हटा करके एक ट्राई कलर का फ्लैग लाया गया सामने। पांचवा आप लोग लिखिए, फॉर्म अ सेंट्रल सिस्टम for formed a central system with the uniform laws for everyone, है ना बच्चों। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया और उसके बाद यूनिफॉर्म लॉ लाया गया जो जिसमें सबके लिए जो है समान कानून की व्यवस्था हो, सबको जो है आप लोग देखोगे कि राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू इक्वालिटी दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, सब क्या है, यूनिफॉर्म लॉज, जिसमें सभी देशवासियों के लिए ये व्यवस्था की गई, ये कानून लाए गए, ठीक है। और चौथा, अगर छठा की बात की जाए हम लोग, प्रमोट फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज while discouraging रीजनल डायलेक्ट्स। तो बच्चों देखो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या हुआ। पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सॉरी ट्रांसफर्ड पावर, पावर को ट्रांसफर किया गया, आप लोग देखोगे कि किंग से लोग के बीच में। एक नया सिस्टम, दूसरा है एक नया आइडिया शेयर्ड, नया आइडिया लाया गया जिसमें फादरलैंड का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ला पैत्री और ले सित्योन, एक जो है इक्वल राइट के लिए ले सित्योन लाया गया, जिसमें यूनिफाइड कम्युनिटी कॉन्सेप्ट था। एक फ्लैग अडॉप्ट किया गया जो फॉर्मर फ्लैग को रिप्लेस करके ट्राई कलर लाया गया, जिसमें 3 कलर का आप लोग देखे थे, आपका जर्मेनिया थी, फिर आपका ब्रिटानिया थी, फिर आपका फ्रांस का मैरियन थी, जिसमें सभी को मतलब एक नेशन लेडी के रूप में देखा गया है ना, राष्ट्र माता के रूप में दिखाया गया, जिसमें ट्राई कलर अपने हाथ में लिए सभी जो है जो कंट्री है वो अपना शो कर रहे थे। फॉर्म द सेंट्रल सिस्टम, एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाया गया जिसमें सभी के लिए बराबरी की बात करी गई, और एक लैंग्वेज प्रमोट किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज, जिससे पूरे फ्रेंच में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए बेटर तरीके से। और किसके बजाय, इसके बजाय कि रीजनल डायलेक्ट, मतलब जो रीजनल डायलेक्ट में बोलते थे, कोई फ्रेंच में ही बहुत सारे जगह पे बहुत लोग जो है अलग अलग प्रकार के डायलेक्ट में बात कर रहे थे, है ना, तो उसको मतलब उसके जगह पे एक फ्रेंच लैंग्वेज लाया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को ही
पूरे नेशन वाइड पे प्रमोट किया गया कि आप लोग इसी में अगर बात करो, और यही हमारा राष्ट्र भाषा के रूप में है, जिससे हम लोग एक दूसरे से यूनिफाई हो पाएंगे बच्चों। ये था कंसेप्ट हमारा। ठीक है, समझ गए? तो देखिए ये क्वेश्चन का डिमांड मेरा फुलफिल हुआ या नहीं। पहला पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, मैंने नेशनलिज्म का मीनिंग बताया। और जो है हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमने बच्चों देख लिया। और देखो दूसरा अगर बात करें हम लोग, व्हाट वाज द नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड क्या है? चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। वन का आंसर था, और ये आपका टू का आंसर होने वाला है। तो नेपोलियन कोड क्या है? कोड, नेपोलियन कोड। ठीक है बच्चों। और इस सवाल में क्या पूछा गया देखिए, और इस सवाल में पूछा गया कि कोड क्या है, नेपोलियन कोड, और ये जो है कैसे अफेक्ट किया लोगों के जीवन में, है ना, उनके टेरिटरी में कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन, तो लोगों के जीवन में वो कैसे प्रभाव डाला, है ना, वहां पे जो उसके टेरिटरी में रहने वाले लोग थे उनके जीवन में क्या प्रभाव डाला नेपोलियन का कोड, तो ये हमें बताना है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव इफेक्ट भी था और निगेटिव इफेक्ट भी हुआ। तो बच्चों आप लोग देखिए इसको कैसे हम लोग कटर करेंगे। तो पहला बताओ कि नेपोलियन कोड क्या था। तो नेपोलियन कोड बोलोगे द नेपोलियन द नेपोलियनिक कोड, इसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं बच्चों। तो द नेपोलियन कोड, सिविल कोड ऑफ 1804 was a simplified and modernized system of laws, modernized system of laws introduced by नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये क्या था, एक सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज एक सिस्टम ऑफ लॉज था, जिसमें आप लोग देखोगे कि नेपोलियन कोड में ये बताया गया है ना, पहले की जितने भी खराब चीजें थी, मोनार्क की जितनी भी खराब चीजें थी, उसको सुधार करके एक नेपोलियन का जो है मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाइड लॉज लाया गया। देखो तो उस लॉज में पहले हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा नेपोलियन कोड हो गया। और पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ए कॉन्कर्ड टेरिटरी, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या था, पॉजिटिव इफेक्ट, है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट समझिए, तो पहला है रिमूव privileged privileges based, remove privileges based entirely on birth। यानी क्या बोल रहा है कि जितने भी विशेषाधिकार थे, जो जन्म से विशेषाधिकार थे, मैंने बताया था बच्चों
नेपोलियन का पॉजिटिव इफेक्ट भी और उसके नेगेटिव इफेक्ट भी लोगों पे क्या पड़े, और उसका कोड में पॉजिटिव और नेगेटिव सुधार क्या क्या था मैंने बताया था। तो पॉजिटिव में क्या था कि जो लोग बर्थ से ही, उनको जन्म से ही जो है विशेषाधिकार मिल चुका था कि भाई साहब जन्म से ही तुम स्कूल के हो, इस वर्ग के हो, तुमको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारे पास टैक्स देंगे, तुमको बहुत सारी जगह जो है सरकारी काम काज में तुम्हारी नियुक्ति की जाएगी, राजा के काम काज में तुम्हारी नियुक्ति की जाएगी, है ना, रहने के लिए तुमको जो है बहुत जो है महल मिलेगा। तो जन्म से ही अधिकार था, तो इस विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ, ये तुम बोलो बहुत अच्छा हुआ सर, है ना। एस्टैब्लिश लीगल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, है ना, एक लीगल इक्वालिटी बनाया गया बच्चों, जो सभी जो है सिटीजन के लिए बराबर हो। तीसरा, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी राइट फॉर इंडिविजुअल्स। चौथा, abolish the feudal system completely। ठीक है बच्चों, तो ये चार हम लोग मेनली देखेंगे, और भी बहुत सारे थे इसके, जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो है वो जो है ये इन्हेंस किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका जो है बेहतर किया, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हुआ। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि उसके बाद और क्या क्या था कि पीजेंट को जो है, मजदूरों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, तो उसको भी ठीक किया। लेकिन मेनली ये 4 पॉइंट इसके पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे। तो पहला है प्रिविलेज को जो है बर्थ राइट के विशेषाधिकार से हटाया गया, लीगल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करी गई, प्रॉपर्टी राइट जो है हर इंडिविजुअल के पास अब दिया गया, सिक्योर किया गया कि हर जो है लोग के पास प्रॉपर्टी राइट होगा, वो अपना घर मकान बना सकते हैं। जो फ्यूडल सिस्टम को, मतलब दास प्रथा को पूरे तरीके से खत्म किया गया, सामंती व्यवस्था जो बना हुआ था कि एक राजा होगा, उसके बहुत सारे जो है सामंत होंगे, उसके लिए हमेशा जो है वफादार रहेंगे, इस सिस्टम को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या क्या था बच्चों, देखो। नेगेटिव इफेक्ट, पहला, डिनाइड पॉलिटिकल फ्रीडम टू दी लोकल पॉपुलेशन। तो जो आप देखते हो कि पॉलिटिकल फ्रीडम को मैंने बच्चों बताया था कि नेपोलियन जो है वो स्टार्टिंग से ही मतलब अपने सत्ता में आने के बाद वो खुद को जो है मोनार्क घोषित कर दिया एक तरीके से, यानी अब उसके अलावा दूसरा कोई जो है उस सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएगा। तो ये क्या था, एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जिसमें पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों का खत्म कर दिया। दूसरा क्या था, इंक्रीज increased taxes heavily to fund French military campaigns। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या किया गया, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जिससे वो मिलिट्री कैंपेन कर पाए।
है ना। तीसरा सेंसरशिप लगाया, इम्पोज्ड सेंसरशिप, इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट censorship on the press and public speech। ठीक है बच्चों। चौथा देखिए, फोर्स्ड मिलिट्री conscription into the French army to conquer Europe, to conquer Europe। देखो बच्चों, तो आप लोग समझ गए, ये आपके पॉजिटिव इफेक्ट हैं और ये आपके निगेटिव इफेक्ट है। निगेटिव इफेक्ट में लोकल पॉपुलेशन का जो पॉलिटिकल फ्रीडम था उसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हेवी टैक्सेस लगाया गया जिससे वो मिलिट्री कैंपेन कर पाए। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाया, किस पे? आपके मीडिया पे, प्रेस पे, है ना, और पब्लिक स्पीचेस पे, कि लोग आके खुले में जो है भाषण नहीं दे सकते, मीडिया जो है, प्रेस जो है कुछ भी नहीं छाप सकती। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट जो है सेंसरशिप लगाया। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि अगर कहीं पे आपको डेमोक्रेसी लाना है तो मीडिया को आपको फ्रीडम देना हो, मीडिया फ्री होनी चाहिए, प्रेस फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, है ना। हम लोग कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ के रूप में प्रेस को जाना जाता है, मीडिया को जाना जाता है, और मीडिया पे ही इसने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाया। और फोर्स मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब जबरन सेना में भर्ती करवाए लोगों को, जिससे जो है फ्रेंच आर्मी एक बन पाए और पूरे यूरोप को जो है कॉन्कर कर पाए। और फोर्स मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन मतलब बहुत ही दबावपूर्ण तरीके से जो है लोगों में मिलिट्री जो है अब कैंपेन किया गया, जिसमें देखोगे कि बहुत सारे क्षेत्रों को जीता गया। ये भी एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हो गया। अब नेपोलियन कोड क्या है वो मैंने बता दिया, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ। आपको इसी तरीके से बच्चों आंसर को लिखना है। ये आप लोग इसको शॉर्ट भी बना सकते हो। अगर शॉर्ट में पूछा जाए बच्चों तो आप लोग 2-2 पॉइंट लिख सकते हो, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और आपका नेपोलियन कोड हो गया। अगर इसको लॉन्ग लिख सकते हो तो 4-4 पॉइंट लिखिए आप लोग। तो जिस तरीके से डिमांड आएगा आपका बच्चों क्वेश्चन का, उस तरीके से आप लोग इसको टैकल कर सकते हो। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका तब तक। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर मतलब हमने देखा इसका। ये क्वेश्चन देख लिया और ये क्वेश्चन देख लिया। तीसरा क्वेश्चन बोला कि ग्यूसेप मेजनी कौन था, ये आप लोग बताइएगा, और उसके सिग्निफिकेंस क्या थे यंग इटली के, है ना। तो वो बताना है आपको। मैंने बताया हर एक चीज जो है इसमें प्रोवाइड है। और रोल ऑफ जॉल्वरिन इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था, मैंने बच्चों मैप के सहारे आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन बताया। फिर जो आपका जॉल्वरिन का रोल था वो भी मैंने बताया। जॉल्वरिन
एक थिंकिंग था वो भी मैंने बताया आपको। तो उन सब के आधार पर आप चीज़ों को लिख सकते हैं। व्हाट इज द मीन बाय एन एलेगरी? एलगरी से आप लोग क्या समझते हो, है ना? ये मैंने बताया है बच्चों। एग्जाम्पल देना है नेशनल एलगरीज कुछ का, है ना, फ्रांस एंड जर्मन से रिलेटेड। तो ये सब इजी इजी सवाल है बच्चों, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, कंपेयर द मेथड यूज फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विथ दोज यूज फॉर इटली, हाउ वेयर दे सिमिलर एंड डिफरेंट। तो इसको देखिए बच्चों, कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लिखवाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग लिख लोगे इसको, है ना? लेकिन मैं इसको लिखवाता हूँ कि क्या कैसे लिखना है। कंपेयर द मेथड, कंपेयर करना है इसके मेथड को, यूनिफिकेशन के मेथड को, जो जर्मनी और इटली में हुआ, है ना, और उनके सिमिलैरिटीज को देखना है और उनके डिफरेंसेस को देखना है। ठीक है, कि कैसे जो है वो उनके सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या रहे। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो, इसको हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे बच्चों, ये आप लोग देखिए। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली चेंज the political map of Europe in 19th century. Both possessed both processes shared key strategies both possess shared key strategy but also different significantly in execution। देखो बच्चों, हमने कैसे लिखा है आंसर को, आपका इंट्रोडक्शन कैसे दिया लॉन्ग क्वेश्चन का, कि यूनिफिकेशन और जर्मनी का इटली जो है ये 19th सेंचुरी में जो है यूरोप में हुआ, आप लोग देखते हो। और ये क्या किया, पूरे इटली के पॉलिटिकल मैप को चेंज कर दिया गया, है ना। इस यूनिफिकेशन के बाद पूरे इटली का जो खाका था, जो मैप था, उसको उस पॉलिटिकल मैप को चेंज किया गया इस यूनिफिकेशन के बाद, है ना। और ये किया गया, ये दोनों एक शेयर्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है इस यूनिफिकेशन को अचीव कर पाए। और लेकिन हालांकि इनका कुछ जो है डिफरेंट, आप लोग देखते हो कि डिफरेंट सिग्निफिकेंट जो है उसके एग्जीक्यूशन में भी रहा। तो सिमिलैरिटीज भी रहा, इसके स्ट्रैटेजीज में कुछ समानताएं भी रही और कुछ विभिन्नताएं भी रही, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो देखो, सिमिलैरिटीज में अगर हम लोग पॉइंट बनाए बच्चों, सिमिलैरिटीज अगर पॉइंट बनाए इसमें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हो फ्रैगमेंटेड स्टेट्स, ठीक है। दूसरा लीडरशिप बाय डोमिनेंट स्टेट्स। तीसरा
ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर। चौथा, रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स। और पांचवा, मोनार्कियल आउटकम्स। देखो बच्चों, अगर सिमिलैरिटीज की बात हम लोग करें तो आप लोग इसके अंदर एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो, है ना। एक एक दो दो लाइन इसके अंदर लिख सकते हो। तो फ्रैगमेंटेड स्टेट में क्या बोल रहा है बच्चों, जो आप लोग देखोगे तो फ्रैगमेंटेड मतलब बटा हुआ। इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या थी, फ्रैगमेंटेड था। ये दोनों जो है काफी हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे जर्मनी देखोगे तो जर्मनी का मेजर मेजर रीजन था आपका प्रसिया था, फिर उसके बाद और भी सारे रीजन थे। और इटली में भी बहुत सारे पिडमाउंट, सार्डिनिया, ये सब रीजन आप लोग देखोगे तो ये सब बहुत जो है बटा हुआ था, है ना। लीडरशिप देख रहे हो कि डोमिनेंट स्टेट्स में जो है लीडरशिप भी इन डोमिनेंट स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से था। ठीक है, जैसे लीडरशिप डोमिनेंट स्टेट का आप लोग देखोगे तो अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में प्रशिया का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट लीडरशिप था, और इटली में पिडमाउंट और सार्डिनिया का जो है काफी ज्यादा डोमिनेंट लीडरशिप रहा था। फिर ब्रिलियंट ब्रिलियंट पीएम, तो इटली के आप लोग पीएम के बारे में जान रहे हो, कौन कौन है इटली के पीएम, आप लोग बताइए, आप लोग जल्दी करके बताइए। जैसे आप लोग देखोगे कि इटली में आपका कौन हुआ, इटली में काउंट काबूर का नाम आता है आपका, और जर्मनी में आपका ऑटोमन बिस्मार्क का नाम आता है। इन दोनों ने ही काफी ज्यादा ऑटोमन बिस्मार्क का जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, और काउंट कामूर द कैमिलियो का इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। रोल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, दोनों के मिलिट्री फोर्सेस भी मतलब एक तरीके से उभरे। दोनों ने मिलिट्री के दम पे जो है अपने आसपास के क्षेत्र को जीते और उस पर कब्जा किया। और मोनार्कियल आउटकम्स, दोनों के पास भी मोनार्कियल तरीके से जो ऑस्ट्रिया और इन सब का जो है कब्जा था, आप लोग देखते हो ऑस्ट्रिया का, और फिर उसके बाद और भी जो चीज़ें थी, डोमिनेंट स्टेट्स थे, उनका कब्जा था इन पे। तो ये सिमिलैरिटीज हो गया बच्चों, है ना। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या क्या है। देखो, मोनार्कियल आउटकम्स में बच्चों क्या हुआ कि दोनों जो है मोनार्क बना, एक किंग को स्टैब्लिश किया, ना कि एक रिपब्लिक स्टेट बना, है ना। जर्मनी और इटली एक किंग को स्टैब्लिश किया, ना कि एक रिपब्लिक स्टेट बना, इसलिए हम लोग मोनार्कियल आउटकम्स इसका निकला, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब डिफरेंस की अगर बात करोगे, डिफरेंस बच्चों क्या क्या रहा, तो जर्मनी इधर है और इटली इधर है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ बच्चों, जिससे आप लोग एक फ्रेमवर्क तैयार कर पाओ आंसर का। ये ब्लड और आयरन की नीति पे ये अपना किया, है ना। ब्लड और आयरन की नीति पे ये अपना जो है मिलिट्री कैंपेन चलाया, और ये मिक्स्ड डिप्लोमेसी पे वो काम किया, है ना। डिप्लोमेसी, ये बात भी किया, विचार भी किया, लड़ाई भी किया, है ना। तो इस तरीके से सीक्रेट सोसाइटी बना करके वो काम किया, तो ये हुआ। फिर डिफरेंस में हम लोग ये ब्लड और आयरन पूरे तरीके से लॉ एंड युद्ध की नीति पे काम किया, और ये डिप्लोमेसी के दम पे ये अपना यूनिफिकेशन किया। फिर जो है ये मेनली जो है बिस्मार्क के द्वारा था, ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा जो है, और किंग विलियम फर्स्ट था, है ना। और किंग विलियम फर्स्ट था इसमें, लेकिन आपको देखने को मिलेगा काउंट काबूर था, है ना। मेजनी था, गुइशिप मेजनी था,
और कौन था बच्चों, और बताओ आप लोग। गैरीबाल्डी था। गैरीबाल्डी क्या था, एक फ्रीडम फाइटर था, एक फाइटर था। मेजनी एक डिप्लोमेट था। और काबूर कौन था, काबूर फाइटर था। मेजनी एक थिंकर था। मेजनी एक थिंकर था बच्चों। गैरीबाल्डी मेजनी के बाद जो है आप लोग देखोगे कि काउंट काबूर जो है आपका डिप्लोमेट था। और गैरीबाल्डी आपका एक फाइटर था। तो ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों में इन्हीं दोनों का रोल रहा। तीसरा डिफरेंस अगर बात करें हम लोग, तो फॉरेन सपोर्ट बोल सकते हो आप लोग और पॉपुलर मूवमेंट बोल सकते हो। ये दो मेनली इसके जो है वॉलंटियर आर्मी थे। वॉलंटियर आर्मी है ना, लेकिन इसमें जो है एक प्रशियन स्टेट का आर्मी अपना था। प्रशियन आर्मी अपना आर्मी था, और ये वॉलंटियर के तौर पर बहुत सारी जगह से अपना अपना जो है आर्मी बनाया था। तो इस तरीके से कुछ कुछ इसके डिफरेंसेस थे बच्चों, और इस तरीके से इसके कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थे। तो बच्चों आपने यहाँ तक आपने चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, है ना। तो बच्चों उम्मीद है आज के क्लास में आप लोग इस इन सवालों को कैटर करने में आप लोग कामयाब रहे होंगे, है ना। तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि कैसे जो है आंसर को लिखा जाता है। मैंने ये दोनों आंसर कराया और आपका ये भी करा दिया। इसके आधार पर आप लोग ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। और बाकी के 3 4 5 क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बता ही दिया। तो अब हम लोग इस इस मुकाम पे आ चुके हैं बच्चों कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल फुल फ्लेजेड तरीके से हमने चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को खत्म कर दिया है बच्चों। तो अब हम लोग इस चीज़ को कहने में जो है समर्थ है पूरे तरीके से। अब कहीं भी कोई भी चीज़ आपके लिए छूटा नहीं है बच्चों। और आप लोग खुद से कुछ क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करके जो है इस चैप्टर को है बेटर बना सकते हो। और मैंने सभी अंडरस्टैंडिंग को आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आगे भी ये चीज़ काम करूँगा। और पीछे भी मैंने सभी अंडरस्टैंडिंग सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर किए हैं आपके सामने बच्चों। तो बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समअप करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। और जाते आते आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस हमारे मेहनत को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों अपने फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव के साथ बच्चों, जिससे हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिल पाए बच्चों, जो हम लोग आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छा प्रयास कर पाए अपने साइड से बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।